जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का आज दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आय यानी पैसा होता है, जो इनकम होता है, बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए आज यही पढ़ेंगे राज्य और राष्ट्र की आय कहाँ कहाँ भूमिका होती है, कहाँ कहाँ प्राप्त किया जाता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आय। आय कहते किसको है? आय मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनकम। आय किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करके कुछ पैसा कमाता है। उस कार्य करने के बदले उसको परिश्रम यानी कुछ पैसा मिलता है, जिसको मेहनताना भी कहते हैं, उसी को आय कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? तो उनका नाम था रैगनर नॉक्स। रैगनर नॉक्स जो थे, गरीबी के कुचक्र की धारणा दिए थे। ठीक है ना। अब देखिए, बिहार के एक बार हम पढ़ेंगे तो बिहार एक बहुत ही पिछड़ा देश राज्य है। हमारे जो भारत देश है, भारत का एक पिछड़ा राज्य है बिहार, जहाँ की आय बहुत कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और अभी भी हमारे यहाँ लगभग 41.4% लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना गुजर बसर करते हैं। ठीक है ना। जिनके पास रहने खाने और पहनने के लिए कपड़े बहुत ही मुश्किल से जुट पाते हैं। वहीं बात करेंगे तो 2006 से 7 के बीच में चंडीगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 70.361 रुपये थी। ठीक है ना। और वहीं देखेंगे गोवा की 2006 से 7 में गोवा की प्रति व्यक्ति आय 54,850 रुपया। दिल्ली के देखेंगे तो 50,565 रुपये थे। ठीक है ना। चलिए, गरीबी का मुख्य कारण गरीबी है। गरीबी का मुख्य कारण गरीबी ही है, क्योंकि गरीबी में अशिक्षा होती है। और अगर अशिक्षा होगी तो क्या होगा? गरीबी होगा। क्योंकि अशिक्षा जब होगी तो कोई भी लड़का है, उसका मान लीजिए शादी हुआ किसी भी लड़का का, अगर अशिक्षा रहेगी तो उसके बहुत ज़्यादा बाल बच्चे होंगे। ठीक है। अगर शिक्षा रहेगी तो कम होंगे। वही बात है, गरीबी का कारण ही गरीबी है। अशिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है ना। अशिक्षा रहेगी तो गरीबी बढ़ेगी, शिक्षा रहेगी तो गरीबी घट जाएगी। ठीक है। 2020-21 में भारत के जो प्रति व्यक्ति आया था 86,054 रुपया आया था। ठीक है ना। 2020-21 में भारत का प्रति व्यक्ति आय 86,054 रुपया आया था और बिहार का 28,127 रुपया आया था। ठीक है ना। ये 2020-21 की बात है। चलिए, बिहार में उच्चतम आय पटना का है। सबसे ज़्यादा इनकम का स्रोत पटना है और सबसे कम जो है शिवहर है। ठीक है ना। बिहार में सबसे उच्चतम पटना और न्यूनतम शिवहर। राष्ट्रीय आय क्या होता है? एक वर्ष में देश का कुल आय, एक वर्ष में देश में जो भी आय होता है, कुल आय एक साल में कितना होगा, उसी को देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। और शुद्ध राष्ट्रीय आय का मतलब हुआ कि कुल राष्ट्रीय आय और माइनस में हो जाएगा कुल खर्च। शुद्ध आय तो हमारा वही ना हुआ जितना बचा, यानी कमाए जितना, उसमें से जितना खर्च हो गया वो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, देश की पूंजी विदेशों में निवेश किया जाता है। देश की पूंजी को विदेशों में निवेश किया जाता है तो उससे जो प्राप्त आय होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाता है। देश की पूंजी अगर किसी विदेशों में जाए, मान लीजिए हम भूटान में, नेपाल में अपना कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं, उससे जो आय उत्पन्न होगा वो हमारे देश के राष्ट्रीय आय में जुट जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय की धारणा। राष्ट्रीय आय की धारणा 3 प्रकार से दी गई है। पहला सकल घरेलू उत्पाद, और दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो चलिए इन तीनों बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब हुआ एक समय अवधि में कुल उत्पादित सेवाओं का मूल्य। एक समय अवधि, 1 वर्ष भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, 2 वर्ष भी हो सकता है। एक निश्चित समय अवधि में कुल उत्पादित सेवाओं का मूल्य, जितने भी देश के अंदर जितने भी सेवाएं जिसका मूल्य है, जिससे कुछ पैसा मिल रहा है, इनकम का स्रोत है, वो हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित समय में। वह जाएंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ पर देखिए, एक वर्ष में कुल सेवाओं का मूल्य, जिसमें देखिए जीडीपी हो जाएगा, यानी सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशियों द्वारा उत्पादित सेवा। जो विदेशों में काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो विदेशों में उत्पादित सेवा है, विदेश में काम कर रहे हैं, विदेश में अपनी कंपनी लगा रहे हैं, उससे जो आने वाली इनकम है वो, और माइनस कर देंगे विदेशियों द्वारा भारत में उत्पादित सेवा। जो विदेशी आकर के अपने यहाँ इनकम करके वो ले जा रहे हैं, उसको माइनस कर देंगे। कहने का मतलब है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब ये होगा कि जीडीपी और विदेशियों द्वारा उत्पादित सेवा को जोड़ देंगे, और जो दूसरे देश के हमारे यहाँ आकर के इनकम कर रहे हैं, हमारे यहाँ अपनी अपनी कंपनी लगा करके काम कर रहे हैं, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। ठीक है ना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस में से कुल खर्च कर देंगे।
जितना हमारा राष्ट्रीय उत्पाद जितना भी हमारा हुआ है उसमें से उसके मेंटेनेंस में या कुछ मरम्मत वगैरह में जो भी खर्च आएगा या उसको बनाने में जो भी खर्च आएगा उस खर्च को कुल खर्च को हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए भारत का राष्ट्रीय इतिहास है, भारत का राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक, इसके जो हमारे प्राचीन काल में कैसे इसको बनाया गया था देखते हैं। हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रीय आय की गणना महत्वपूर्ण रूप से जब अंग्रेज यहाँ से चले गए उसके बाद ही कायम हुआ, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रीय आय गणना दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किए थे। इसमें 20 रुपये प्रति व्यक्ति आया था, देश का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये आया था, प्रति व्यक्ति आया था। ठीक है ना। अब देखिए अंग्रेजों के जाने के बाद पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और 1948 से 49 में भारत का कुल आय 8,650 करोड़ राशि निकाले गई, 8,650 करोड़ रुपए की राशि निकाले गई। इसमें प्रति व्यक्ति आय लगभग 246.9 रुपये थी, प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये थी। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, जितना भी राष्ट्रीय आय है उसके जितना भी जनसंख्या से भाग कर देंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम में प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए 2007 में प्रति व्यक्ति आय, कुछ देशों का प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा है देख लेते हैं। ठीक है। भारत का प्रति व्यक्ति आय 2007 में कितना था, $950 था, भारत का $950 था। वहीं अमेरिका का देखेंगे तो $46,040 था, सबसे ज़्यादा इसी का था $46,040। इंग्लैंड का देखें तो $42,740, $42,740 इसका इंग्लैंड का था। वहीं चाइना का देंगे तो $2,360 था, बांग्लादेश का $870 था। ठीक है ना। ये 2007 का आंकड़ा था। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय गणना। राष्ट्रीय आय गणना अलग अलग आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे पहले क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, किसी भी चीज़ का उत्पादन होता है, फिर आय होता है, उत्पादन होगा उसको बेचेंगे तो आय होगा, फिर जो पैसा आएगा उसका व्यय होगा, फिर से उत्पादन होगा और उत्पादन होने के बाद फिर से उत्पादन होगा तो फिर से आय होगा, व्यय होगा, उत्पादन होगा, आय व्यय उत्पादन नहीं होता रहेगा। यही क्रिया चलती रहती है जिससे राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। अब राष्ट्रीय आय की गणना करने की अलग अलग विधियाँ हैं। सबसे पहले देखेंगे उत्पादन गणना विधि, उत्पादन के योग के द्वारा गणना, उत्पादन किया जाता है उसके योग के द्वारा जो गणना किया जाता है उस विधि को उत्पादन गणना विधि कहते हैं। वहीं आय गणना विधि ऐसी विधि है जिसमें व्यक्तियों के आय के आधार पर गणना किया जाता है, हर व्यक्ति के आय के आधार पर गणना किया जाता है, उसे आय गणना विधि कहते हैं। व्यय गणना विधि जिसमें व्यक्तियों के मापदंड के आधार पर उसके व्यय के मापदंड के आधार पर गणना की जाती है, उसे व्यय गणना विधि कहते हैं। मूल्य योग विधि, वस्तु का मूल्य अन्य परिस्थितियों में बढ़ाया जाता है। जैसे वस्तु का कोई मूल्य है, जैसे कोई कंपनी में किसी भी वस्तु का मूल्य कम है उसको थोक व्यापारी खरीदता है, कुछ वो बढ़ाएगा, कुछ खुदरा वाला बढ़ाएगा, और जो गांव लेवल में जाएगा एकदम बढ़ा देगा। तो वही बात है, मूल्य की योग में वृद्धि हो जाता है तो मूल्य योग वृद्धि के आधार पर भी आय की गणना की जाती है। अगला है व्यवसाय गणना विधि, व्यवसाय के आधार पर की गई गणना, जो व्यवसाय के आधार पर की जाती है वैसी गणना को व्यवसाय गणना विधि कहते हैं। चलिए जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती होगी, तो उन समस्याओं को देखते हैं। सबसे पहले आंकड़ा को एकत्र करने में कठिनाई आती है। इतने बड़े देश में सभी जगह से, सभी प्रांत से आंकड़ा को इकट्ठा करना कोई छोटी सी बात नहीं है, इसमें बहुत सी कठिनाई आती है। दोहरी गणना की संभावना, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार जहाँ पर गणना हो चुका है फिर से कोई जाकर वहाँ पर गणना कर दे, उसको 2 बार लिखा जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसको दोहरी गणना कहते हैं, तो दोहरी गणना की संभावना भी रहती है। तीसरा है मूल्य के मापन में कठिनाई, थोक से खुदरा जाते तक मूल्य बढ़ता है। वही बात है, थोक से खुदरा में जाते जाते तक मूल्य में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, इसलिए वास्तविक मूल्य का पता लगाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, वही मूल्य के मापन में कठिनाई दिया गया। ठीक है ना। आगे देखिए किसी भी देश के विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान, किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में जो व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति आय होता है और राष्ट्रीय आय होता है महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसमें पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास होगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास होगा तो फिर से पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगी। ये भी ऐसा लिमिट चलता रहता है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखते हैं आय का स्रोत। आय का स्रोत होता है कुछ राष्ट्रीय आय में कुछ ऐसे आय के स्रोत होते हैं जिनको राष्ट्रीय आय में गणना की ही नहीं जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको गणना की जाती है। जैसे गृह कार्य होगा, कोई महिला है अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है, वो भी
राष्ट्रीय आय में ही आएगा, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन उसको गणना नहीं की जाती है। लेकिन यही महिला हॉस्पिटल में जाकर किसी बच्चे को सहायता करती है, किसी बच्चे का पालन पोषण में मदद करती है, तो वो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आएगा। अस्पताल में कोई महिला काम करती है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आएगा। सड़क पर कोई कर रहा है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आएगा। ऐसे ऐसे जो भी है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आएगा। वही बात है पुरुष महिला जो भी गृह कार्य में संलग्नित है वो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं आएगा। और कार्य के बदले, यहाँ पर कार्य के बदले या सेवा के बदले उनको पैसा मिलता है, ये राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आएगा। इसीलिए सरकार क्या करती है, समावेशी विकास, समाज का सही प्रकार का विकास हो। समावेशी का विकास का मतलब हुआ कि जो जितना लेवल में है उतना लेवल से ही आगे बढ़ना चालू करे, ठीक है ना। समावेशी का विकास है कि सभी लोग अपने 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 लेवल से ऊपर बढ़े और सभी लोग समान रूप से बढ़े। तो दोस्तों ये था हमारा राज्य और राष्ट्र का चैप्टर 2 खत्म हो गया। अगले दिन अगला पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।